गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। बिगिनर्स टू प्रो इंग्लिश ग्रामर कोर्स के क्लास 5 में आपका स्वागत है। अब तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वह था सेंटेंस के अंदर आने वाले स्थानों में से पहला सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। आज का क्लास जो होने वाला है वह है कॉम्प्लीमेंट के बारे में। आज का क्लास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साइड में रहेगा, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं कि एक पोर्शन का जब हम पढ़ते हैं तो उसका रिकैप कर लेते हैं कि पिछले समय में हमने उस पोर्शन के बारे में क्या जानकारी ली है। तो हमने अभी तक क्या सीखा? लेट मी सिलेक्ट माय पेन फर्स्ट। ओके, हमने अभी तक सीखा ब्रदर कि जो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स से मिलकर बना होता है, यानी वर्ड्स का ग्रुप होता है। ठीक है, तो फिर इन वर्ड्स को हम जहाँ सेंटेंस के अंदर जो प्लेस होते हैं उनमें हम सेंटेंस को सॉरी वर्ड को रखते हैं और सेंटेंस हमारा बनता है। तो सेंटेंस के अंदर ऐसे कितने स्थान होते हैं जहाँ हम शब्दों को रख पाते हैं और नए नए सेंटेंस फॉर्म करते हैं? तो चार जगह होते हैं, मतलब प्लेसेस चार होते हैं। कौन कौन होते हैं वो? जैसे सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है एंड कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में क्या पढ़ा कि फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने चार चीजें पढ़ी थी। एक बार के लिए तुरंत रिवीजन करते हैं। पहली बात हमने सीखी कि ये हेड ऑफ द सेंटेंस होता है, यानी इसके बिना सेंटेंस हम बना ही नहीं सकते। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा पढ़ा था कि यही वो चीज होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में भी पता देता है, ऑब्जेक्ट के बारे में भी पता देता है और कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हमें ये जानकारी देता है। तीसरी बात हमने पढ़ी थी, अगर किसी पैराग्राफ में जितने नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब होंगे वहां उतने नंबर सेंटेंस भी हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि मैं ये सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। वैसे सेंटेंस में कई सारे वर्ब आ सकते हैं, लेकिन जो फाइनाइट वर्ब होगा वो एक ही होगा। आगे देखेंगे चौथा, कि जो फाइनाइट वर्ब होता है वो सेंटेंस का जो मेन एक्शन होता है, यानी सेंटेंस के अंदर जो मुख्य क्रिया माने कार्य जो होता है उसके बारे में हमें दो जानकारी देता है। कौन कौन सी? एक तो टाइम के बारे में बता देता है और दूसरा उस काम के स्टेटस के बारे में बता देता है कि काम की स्थिति क्या है। जैसे कि क्या काम पेंडिंग है, या काम ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग मतलब होता है जारी है, या काम हो चुका है, डन है। या टाइम के बारे में हमें क्या जानकारी देता है कि काम किससे रिलेटेड है, पास्ट से, प्रेजेंट से या फ्यूचर से। इतनी सारी जानकारी वो हमें कैसे दे पाता है? क्योंकि वो अपने फॉर्म में चेंज लाता है और यही फॉर्म में चेंज लाने की वजह से हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हमने सीखा भी है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये यहाँ तक हमारी बातें खत्म हो चुकी थी। अब थोड़ी सी बात हम जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस में या तो वो डूअर होता है, मतलब अगर सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब हो, यानी फाइनाइट वर्ब का वो डूअर है, मतलब करता है, करने वाला है। ठीक है, या दूसरा मेन टॉपिक होता है, यानी जिसके बारे में सेंटेंस आया होता है। ठीक है, इसको हमने डीप में समझा था। अभी देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट होता है ये क्या हो सकता है। मतलब सब्जेक्ट की जगह पर हम या तो नाउन को रख सकते हैं या हम प्रोनाउन को रख सकते हैं। फिर हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्ब से नाउन बनाना पड़ता है सब्जेक्ट बनाने के लिए, है ना? तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम इंफिनिटिव का यूज कर लेते हैं या हम जेरंड का यूज कर लेते हैं। दोनों में विशेष जो अंतर है वो हमने आपको समझाया था कि इन्फिनिटिव बनाएंगे तो क्या मीनिंग निकलेगी और जेरंड बनाएंगे तो क्या मीनिंग निकलेगी, है ना? इसके अलावा हम लोगों ने सब्जेक्ट पहचानने के लिए भी कोशिश करी और हमने होमवर्क भी किया था। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब का जो इफेक्ट होता है, यानी फाइनाइट वर्ब का जो फाइनाइट वर्ब का इफेक्ट होता है उसको रिसीव करने वाला होता है। मतलब फाइनाइट वर्ब के द्वारा जो भी प्रभाव पैदा होता है उसका रिसीवर होता है, इसी पे प्रभाव आता है। ठीक है, अब हमने दूसरी बात क्या जानी कि ऑब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, माने ऑब्जेक्ट की जगह पे हम किनको रख सकते हैं? आप नाउन को रख सकते हैं या प्रोनाउन को रख सकते हैं। बाकी चीजों को आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे हम नहीं रख सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि सेंटेंस में इनकी संख्या पे क्या बात है कि सेंटेंस में इनकी संख्या 0 भी हो सकती है, इनकी संख्या 1 भी हो सकती है, इनकी संख्या 2 भी हो सकती है। जब 2 होती है तो ये 2 अलग-अलग सब ऑब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं। एक को हम बोल देते हैं डायरेक्ट और दूसरे को हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट, है ना? तो जो वर्ब का एक्शन है जो डायरेक्टली रिसीव कर रहा है
उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और जो इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अभी तक हमारी यही बात हुई थी, हम इसके पहचानने के बारे में भी बात कर चुके थे। अभी जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, उनमें हम केवल एक ही काम कर रहे हैं, वो है आइडेंटिफिकेशन का, यानी पहचानने का। कुछ दिन तक हमारी क्लासेस केवल केवल पहचानने पर ही आधारित रहेगी, जिससे हम एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड आते हैं, उनको हम एक-एक वर्ड को ठीक ढंग से पहचान पाएँ। ठीक है? चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने सब्जेक्ट भाई साहब के बारे में पढ़ लिया, फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया। आज का क्लास बेसिक होने वाला है कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बात आती है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसा कि आपको शब्द से ही पता हो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है, वो किसी चीज़ को कंप्लीट करने का काम करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है? यानी कि वो जैसे मान लीजिए कि 2 एंगल है, एक है 40 डिग्री और ये है 50 डिग्री, है ना? ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना लेते हैं, तो ये दोनों एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, मतलब एक-दूसरे को पूरा कर रहे हैं। हम ऐसे कह सकते हैं 40 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? 50 और 50 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? 40। जैसे यहाँ पे कुछ इमेज है, इसके माध्यम से हम थोड़ा-सा इसको और भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ये चाय है, चाय के साथ आपको ब्रेड है यानी टोस्ट है। तो अगर चाय खाली आपको मिला है तो लगता है कि थोड़ी-सी कमी है। ब्रेड आता है फिर मतलब मामला बैठ जाता है। यहाँ पे कलर पैलेट्स हैं, ये कलर्स हैं और इन कलर को अगर आपको कैनवास पे यानी पेपर पे उतारना है, तो उसके लिए ब्रश चाहिए। तो कलर और ब्रश ये दोनों जो है ना एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक-दूसरे को पूरा करते हैं। ये रात का सिंबल है, सॉरी आई आई डोंट थिंक इट इज़ लाइक दैट। मान लीजिए कि ये चाँद है और ये तारा है, एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना? मतलब जो चीज़ें एक-दूसरे को पूरा कर रही जो मतलब 2 चीज़ें एक-दूसरे के अर्थ को पूरा कर रही हैं, उनको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे चाय का कॉम्प्लीमेंट ब्रेड, है ना? कलर का कॉम्प्लीमेंट ब्रश, चाँद का कॉम्प्लीमेंट तारा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक यही कॉन्सेप्ट हमारे सेंटेंस में भी यूज़ होता है। हम वहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उसका यही मतलब होता है कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी अर्थ को पूरा कर रहा होता है। हमने पिछली बार क्या देखा कि सेंटेंस में 4 जगह होते हैं, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। भाई साहब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये इनकी और इनकी कमियों को पूरा करने का काम करते हैं। यानी कि ये सब्जेक्ट की कमी को भी पूरा कर देंगे, फाइनाइट वर्ब की कमी को भी पूरा कर देंगे और ऑब्जेक्ट की कमी को भी पूरा कर देते हैं। ठीक है? इसीलिए कॉम्प्लीमेंट को जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? तो चलिए वन बाय वन इनको हम पहले सीखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का काम ही होता है अर्थ को पूरा करना। जैसे ये हमारे सब्जेक्ट सब्जेक्ट हैं, फाइनाइट वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इनमें से किसी के अर्थ को पूरा करने का काम कौन करता है? कॉम्प्लीमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट जो है एक सेंटेंस की मीनिंग को ही पूरा करता है ना? वो बड़े बोर्ड मतलब बड़े स्तर पर अगर देखें तो हाँ, ये बात ठीक ही लगती है। लेकिन अगर आप उसको डीप में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि सब जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो पूरे सेंटेंस की मीनिंग को तो पूरा करता ही है। लेकिन डीप लेवल में आपको ये समझना है कि ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो या तो सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा होगा या फाइनाइट वर्ब की मीनिंग को पूरा कर रहा होगा या ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एक-एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कब होगा कि वो सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा होगा, ऐसा कब होगा कि फाइनाइट वर्ब की मीनिंग को पूरा कर रहा होगा और ऐसा कब होगा जब वो एक ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा होगा। ठीक है? एक-एक करके चीज़ों को समझते हैं। चलिए, एक कॉम्प्लीमेंट जब सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करता है तो उसे हम नाम देते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? अब एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज़ ए स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है? ये स्टूडेंट किसके बारे में है? राम के बारे में। राम ही तो वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही तो राम है ना? यानी कि राम के अर्थ को पूरा कौन कर रहा है? ये स्टूडेंट जो वर्ड है वो पूरा कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि राम तो हमारा सब्जेक्ट था इस सेंटेंस का और सब्जेक्ट कैसे पहचानते हो आपको पता ही है। अब सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कौन कर रहा है? ये स्टूडेंट, है ना? तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हेमंत इज अ डॉक्टर। अब हेमंत क्या है? वो एक डॉक्टर है। तो हेमंत की मीनिंग को कौन पूरा कर रहा है? डॉक्टर। तो ये डॉक्टर जो है ना, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि वो कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा होगा या सब्जेक्ट के लिए ही आया होगा, वो होता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है, या तो नाउन प्रोनाउन हो सकता है, जिनको हम नॉमिनेटिव के नाम से जानते हैं, और या एडजेक्टिव हो सकता है। फिर से समझें बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है, वो ये 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है या वो नॉमिनेटिव हो सकता है। अब नॉमिनेटिव क्या है, वो पिछले क्लासेस में आपको मैं बताया, इसीलिए एक-एक टर्म को जो मैं आपसे आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक-एक टर्म को आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सीखने की ज़रूरत है। साथ में आपको नोट्स भी बनाते रहना है चीज़ों का, ठीक है? चलिए, तो हमने क्या देखा कि ये जो नॉमिनेटिव है, इसका मतलब होता है कि नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, ठीक है? दूसरी बात है कि एडजेक्टिव भी हो सकता है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, संध्या इज़ एन इंजीनियर। ये इंजीनियर जो है, ये नाउन है ना? नाउन के साथ-साथ ये संध्या की मीनिंग को पूरा कर रहा है, यानी सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। हमें लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा देखते हैं, द कॉफ़ी इज़ हॉट, मतलब जो कॉफ़ी है वो गर्म है, ठीक है? अभी कॉफ़ी के बारे में ही ये जानकारी है ना? यानी कॉफ़ी के अर्थ को पूरा किया जा रहा है यहाँ से। ये जो है ना, हॉट जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है? और ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी, ठीक है? तो फिर से समझते हैं, सब्जेक्ट की मीनिंग को जो पूरा करता है, उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है, वो 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव आप समझ सकते हैं नॉमिनेटिव क्या है? नाउन और प्रोनाउन, और दूसरा हो सकता है एडजेक्टिव। ओके? आगे बढ़ें? चलिए, अगली बात हम करते हैं कि ऐसा होता है जब फाइनाइट वर्ब को मीनिंग को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट आता है। माने एक कॉम्प्लीमेंट वो फाइनाइट वर्ब की मीनिंग को भी पूरा करता है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है, द बर्ड फ्लाइज फास्ट, माने चिड़िया तेजी से उड़ती है। ठीक है? हमने देखा कि ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, और ये भाई साहब हमारे सब्जेक्ट। तो क्या चिड़िया फास्ट से संबंधित है? नहीं, ये उड़ने के तरीके के बारे में बता रहा है। मतलब चिड़िया जो उड़ती है, कैसे उड़ती है, ठीक है? तो ये उड़ने के तरीके के बारे में बताया जा रहा है ना? यानी कि ये उड़ने, जो फ्लाई वर्ब है, उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है? तो ये हमारा कहलाएगा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। हालाँकि ऐसा कोई वर्ड आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे किताब नहीं सीख रहे हैं। हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं। तो कृपया आप जो मतलब किताबों में बातें लिखी है ना? उनको अभी आपका जो मतलब एक सर्टेन लेवल का नॉलेज है, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा-सा बच्चों की तरह सीखना चाहिए। कारण क्या है कि अगर आप अंग्रेजी को ढंग से नहीं सीखते हैं, तो कितना भी कुछ कर लें, आपको आने वाली नहीं। क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को थोड़ा मतलब हार्डली सीखना होता है, दिल से सीखना होता है ना? तो फिर से एक बार मैं बताऊँ कि ये जो होते हैं सेंटेंस के अंदर 4 प्लेसेस होते हैं, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। हमने देखा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात करता है, फाइनाइट वर्ब के बारे में भी बात करता है, और सब्जेक्ट के बारे में भी बात करता है। अब जिन-जिन की कमियों को पूरा करता जाएगा, उसी के अनुसार उनका नाम बदलते जाएगा। सब्जेक्ट की कमी को पूरा कर रहा होगा, या उसके अर्थ को पूरा कर रहा होगा, तो उसका नाम पड़ जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब फाइनाइट वर्ब की मीनिंग को पूरा करता जा रहा होगा, तो उसका नाम हो जाएगा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। जब ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करता जा रहा होगा, तो उसका नाम हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? चलिए, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। लिखा है, राधिका, राधिका राइट्स ब्यूटीफुली। राइट्स क्या है? ये हमारा फाइनाइट वर्ब है ना? और राधिका क्या हो गई? हमारा सब्जेक्ट हो गई। ठीक है? अब हम बात करते हैं ब्यूटीफुली का क्या मतलब है? ब्यूटीफुली का मतलब है कि सुंदर से लिखना। यानी हिंदी क्या हुआ कि राधिका बहुत ही खूबसूरती से लिखती है। तो क्या राधिका खूबसूरत है? राधिका खूबसूरत है? नहीं। राधिका लिखती खूबसूरत है। ये लिखने के तरीके के बारे में बात हो रहा है। जब लिखने के तरीके के बारे में बात हो रहा है, तो ये किसके मतलब किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है? क्या राधिका के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, या लिखने के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है?
यानी कि निश्चित तौर पे ये लिखने की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। तो अगर ये लिखने की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। आपको इस बात का लोड लेना ही नहीं है कि हम कैसे पहचानें कि मतलब एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। अभी हमारी क्लासेस वहाँ तक नहीं पहुँची है। जैसे हम सेंटेंस को एक बार के लिए खत्म करेंगे, हम उन चीज़ों को भी देखने की कोशिश करें। धीरे-धीरे सीख रहे हैं। जितना आपको बताया जा रहा है, जितना हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस उतना ही चीज़ों को आप सीखें और ध्यान में रखें, विश्वास रखें। कुछ दिनों के बाद जब हमारी क्लासेस आइडेंटिफिकेशन की क्लासेस खत्म हो जाएँगी, फिर हमें न आगे की क्लासेस करने में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जब वो वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा होता है, तो वो केवल एडवर्ब हो सकता है। अब एडवर्ब के बारे में मैं बच्चों को छोटी-सी बात बताता हूँ कि अगर सेंटेंस में कहीं व्हेन का जवाब हो, वेयर का जवाब हो, है ना? हाउ का जवाब हो, हाउ माने कैसे काम हो रहा है, इसका जवाब हो, तो आप मान सकते हैं कि जो भी इनका जवाब होगा सेंटेंस में, वह होगा एडवर्ब। अगर वो एडवर्ब होगा, तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा? वर्ब कॉम्प्लीमेंट होगा। वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जब फाइनाइट वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट आता है, तो उसका नाम हम दे देते हैं वर्ब कॉम्प्लीमेंट। वर्ब कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकता है? केवल एडवर्ब ही वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अच्छा, एडवर्ब को हम कैसे पहचानते हैं? उसके लिए सिंपल सी बात है कि आप कहीं भी सेंटेंस में ये जवाब खोजें, कब का जवाब हो, कहाँ का जवाब हो, कैसे का जवाब हो। अगर इनका जवाब आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाता है, तो फिर वो क्या है? वो है एडवर्ब। और अगर वो एडवर्ब है, तो निश्चित तौर पर वो क्या है? वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। एक बार के लिए पिछले एग्जाम्पल में इनका जवाब हम खोजने की कोशिश करते हैं। बर्ड फ्लाइज फास्ट, तो यहाँ हाउ का जवाब है, चिड़िया कैसे उड़ती है। अगर ये कैसे का जवाब है, हाउ का जवाब है, तो ये फास्ट जो है एडवर्ब है। राधिका राइट्स ब्यूटीफुली, राधिका खूबसूरती से लिखती है। कैसे लिखती है भाई? खूबसूरती से लिखती है, ब्यूटीफुली लिखती है, तो ब्यूटीफुली हो गया हमारा एडवर्ब। अगर ये एडवर्ब है, तो क्या है? वर्ब कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है। ठीक है? हमने ये भी देखा कि सब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो या तो नाउन होगा, यानी नॉमिनेटिव होगा या एडजेक्टिव होगा। लेकिन हमने क्या देखा कि जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है, वो हमेशा एडवर्ब ही होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वरुण रन क्विकली, मतलब वरुण जो है बड़ी तेजी से दौड़ा। ठीक है? तो यहाँ पे किसका जवाब है? हाउ, कैसे दौड़ा? तो बड़ी तेजी से। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अगर ये एडवर्ब है, तो यानी ये वर्ब को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि वर्ब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ओके? आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लीमेंट जो है ऑब्जेक्ट की मीनिंग को भी कंप्लीट करने की कोशिश करता है। माने ऑब्जेक्ट की मीनिंग में जो कमी है, उसको भी पूरा करने की कोशिश कौन करता है? कॉम्प्लीमेंट करता है। ऐसी सिचुएशन में हम उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं। ठीक है? अब एग्जांपल के लिए समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सैम, सैम एक आदमी का नाम है, कंसीडर समझता है द सिचुएशन स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है मतलब स्ट्रेंज, अजीब, है ना? तो कह रहा है कि सैम को समझ में आता है कि ये जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो बहुत ही अजीब है। तो अभी ये अजीब शब्द को समझेंगे, स्ट्रेंज शब्द को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सैम के बारे में है? क्या सैम अजीब है? क्या उसके समझने की तरीका अजीब है? या सिचुएशन अजीब? आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा, ये तरीका ही अजीब है। यानी कि ये जो सिचुएशन है, अब इसको सिचुएशन को पता करते हैं, सिचुएशन क्या है? तो हमने क्या देखा कि ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, ठीक है? अब फाइनाइट वर्ब के पहले जो आया वो हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद में जो हमें दिख रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अभी पहले बाद का जो सिचुएशन मैं कैसे पहचान पा रहा हूँ, वो आगे वाली क्लास में, यानी इसके बाद जो क्लास आएगी जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस समझाएँगे, उसमें आपको अब ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। आप स्ट्रक्चर के माध्यम से ईज़िली समझ पाएँगे कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो अभी के लिए फिलहाल के लिए हमारा क्या तरीका था पता करने का कि हम फाइनाइट वर्ब में व्हाट और व्हॉम से लगाकर क्वेश्चन करते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है।
यानी कि कंसीडर व्हाट, क्या कंसीडर करता है, क्या समझता है? तो हम करते हैं स्थिति। तो ये स्थिति जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कौन पूरा कर रहा है? स्ट्रेंज। तो ये जो स्ट्रेंज है वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहली बात समझ में आ गई? फिर आगे बढ़ते हैं। लीज़ा जो है किसी का नाम है, लीज़ा नेम माने नेम माने होता है नाम रखना। लीज़ा नेम्ड हर डॉटर। लीज़ा ने अपनी बेटी का नाम रखा है प्रिया, ठीक है? आप समझते हैं नेम यहाँ वर्ब है, यानी कि फाइनाइट वर्ब है ये। फाइनाइट वर्ब में हम whom लगा के क्वेश्चन करते हैं कि अभी हमें पता चले कि ऑब्जेक्ट क्या है। लीज़ा नेम्ड whom, लीज़ा ने किसका नाम रखा है? कह रहा है कि उसने अपनी बेटी का नाम रखा है। तो ये बेटी जो है, ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रिया किसका नाम है? लीज़ा का नाम है या उसकी बेटी का नाम है? तो आप कहेंगे उसकी बेटी का नाम है, तो सब्जेक्ट से तो उसका कोई नाता नहीं है। यानी कि उसके बेटी के बारे में ये बात है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला बात है कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, वो भी या तो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। फिर से समझते हैं कि एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर 4 जगह होते हैं, जहाँ पे हम शब्दों को रखते हैं। सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये 4 जगह होते हैं। हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है, इन सभी की मीनिंग को पूरा करने की कोशिश करता है। अगर वो सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा हो, तो उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ऐसी हालत में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो नॉमिनेटिव हो सकता है या वो एडजेक्टिव हो सकता है। फिर हमने देखा कि जब कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट वर्ब की मीनिंग को पूरा करने की कोशिश करता है, तो उसे हम वर्ब कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? ओनली एडवर्ब हो सकता है। ये हमने सीखा। एडवर्ब को कैसे पहचानें? जब हमारे सेंटेंस में कहीं वेयर का जवाब छुपा हो, व्हेन का जवाब छुपा हो, हाउ का जवाब छुपा हो, तो हम उसे एडवर्ब बोलते हैं और एडवर्ब क्या होता है? वर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब अगली बात है कि जब कॉम्प्लीमेंट किसी ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करने की कोशिश करता है, तो हम उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है? हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी या तो नॉमिनेटिव हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। तो कहीं न कहीं एक बात आपको समझ में आ रही होगी, नेचर वाइज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही जैसे होते हैं, और ये बात जब मैं सब्जेक्ट बता रहा था तब भी करी थी, कि नेचर वाइज़ भले ही फंक्शन इनका अलग है, सेंटेंस में इनका काम अलग है, अलग-अलग चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन नेचर वाइज़ ये दोनों सेम ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों सेंटेंस के बारे में सोचते हैं। एलेक्स इलेक्टेड, एलेक्स एक आदमी का नाम है, कह रहा है कि उसने इलेक्ट करा, है ना? मतलब चुना, माया कैप्टन। अब ये जो कैप्टन शब्द है ना, वो एलेक्स के बारे में है क्या? एलेक्स कैप्टन है? नहीं, माया कैप्टन है ना? तो माया क्या है? माया जो भाई साहब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो कैप्टन माया के बारे में है, तो ये माया क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब फिर एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट जो है, यानी द कैप्टन जो है, ये नाउन है, ठीक है? दूसरी बात समझते हैं, निशा पेंटेड द वॉल रेड। ये जो दीवार है, इसको लाल कलर से निशा ने पुताई कर दी, ठीक है? तो ये जो वॉल क्या है? ये वॉल है हमारा ऑब्जेक्ट। कैसे पता करते हैं? वो कल की क्लास में हमने आपको बता रखा है। अब ये लाल जो कलर है, ये निशा के बारे में बता रहा है कि वॉल के बारे में बता रहा है? वॉल के बारे में बता रहा है। वॉल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी निश्चित तौर पर ये रेड जो आया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और चूँकि ये एडजेक्टिव भी है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, या तो नॉमिनेटिव होगा या वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इतनी बात हमें समझनी थी। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा-सा टेस्ट है, मैं इसे करके दिखाऊँगा, ठीक है? लिखा है मैरी लुक्स अपसेट, अपसेट मतलब होता है उदास। मैरी जो है ना उदास दिख रही है ना? तो अभी ये अपसेट जो वर्ड है, ये किसके बारे में है? ये मैरी के बारे में। उदास कौन है? मैरी, है ना? तो ये जो अपसेट वर्ड है, ये है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? फिर हम देखते हैं द वर्ड फ्ल्यू स्विफ्टली, स्विफ्टली मतलब होता है तेजी से, यानी चिड़िया बड़ी तेजी से उड़ गई, सरपट उड़ गई, ठीक है? तो ये स्विफ्टली जो है ना कैसे उड़ गई? हाउ का जवाब है। हाउ माने एडवर्ब है। अगर एडवर्ब है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट है।
ठीक है? आगे देखते हैं। रोहन फाउंड द टेस्ट ईज़ी। रोहन को पता चला कि ये जो टेस्ट है वो आसान है, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं फाउंड जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है। अब इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा टेस्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और ईज़ी, ईज़ी माने आसान होता है। टेस्ट आसान था कि रोहन आसान था या उसे खोजना आसान था? आपको पता चलेगा ये टेस्ट जो है ना ये टेस्ट ईज़ी है। यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द टीम मेड जॉन देयर लीडर। टीम ने जॉन को जॉन को अपना नेता बना लिया। ठीक है? तो अभी हम कोशिश करते हैं पहचानने के लिए, ये टीम जो है हमारा सब्जेक्ट है, मेड जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है और जॉन जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये लीडर कौन है? टीम लीडर है या जॉन लीडर है? तो आपको पता चलेगा भाई साहब जॉन लीडर और जॉन है क्या है? दरअसल वो ऑब्जेक्ट है। यानी कि डियर लीडर जो बात है, वो किसके बारे में है? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं। निशा पेंटेड द हाउस ब्लू। निशा ने घर को मतलब ब्लू कलर से पेंट कर दिया। अभी निशा क्या है हमारी? सब्जेक्ट है। पेंटेड माने पेंट करना, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। द हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये ब्लू के बारे में अब चर्चा करते हैं, ब्लू क्या है? ठीक है? तो क्या निशा ब्लू है या पेंट करना ब्लू है या हाउस ब्लू है? आपको पता चलेगा ये हाउस ही ब्लू है। इसका मतलब भी ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फिर हम बात करते हैं संजय इज ए डॉक्टर। संजय एक डॉक्टर है, ठीक है? तो ये डॉक्टर क्या है? संजय है ना? तो सिंपल सिंपल बात है कि ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मुझे लगता है कि आप बहुत इजीली इन चीज़ों को पहचान पाएँगे। तो आपके लिए ये टेस्ट, इस टेस्ट को आप बनाइएगा। इसमें आप देखिएगा कि थोड़ा-सा एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो नंबर करने की सीरियल नंबर है, वो थोड़ा-सा गड़बड़ है ना? यहाँ पे 2 बार एक ही सेंटेंस आ गया है। तो आप थोड़ा-सा इन्हें सुधार लेंगे, है ना? तो मुझे लगता है कि 21 क्वेश्चन्स होंगे इनमें, 21 क्वेश्चन्स होंगे, तो एक बार इन्हें करके आप ग्रुप में भेज दें, ठीक है? ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, जिस पे मुझे बात करनी थी, कि देखिए जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हमें तैयारी 3 फेज़ में करनी चाहिए। ध्यान से सीखेंगे, बड़े काम की चीज़ है ना? तो 3 फेज़ में करनी चाहिए। पहला फेज़ क्या है? पहला फेज़ है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट विद क्लैरिटी। मतलब कि पहले फेज़ में हमें तो कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही डीप लेवल से बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही स्पष्टता के साथ सीखना चाहिए। मतलब ये प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो होता है। मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो आप उसको जल्दीबाज़ी ना करें, मतलब हड़बड़ी में ना करें। कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया, अगर ये बातें आपके दिमाग में घूम नहीं रही है, तब तक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक उसी तरह होता है जैसे अभी आपने खाना खाया, फिर जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसको मतलब डाइजेस्ट करेगी, पचाएगी। पचाने के बाद ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया, पचाने के बाद असली काम होता है एसिमिलेशन। यानी कि वो खाना आपके खून में, आपके सेल्स में, आपके हर एक बॉडी पार्ट में वो खाना जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुँचेंगे वहाँ। फिर उनका यूटिलाइज़ेशन होगा यानी उसका उनका प्रयोग होगा। तभी जाके सही मायने में उस खाने का प्रयोग हुआ। ठीक उसी तरह किसी कॉन्सेप्ट को समझना भी होता है। ये प्रोसेस स्लो होता है, इसमें जल्दीबाज़ी नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ ही आपने जल्दीबाज़ी करी, तो बाकी आगे की जो लर्निंग प्रोसेस है, उसमें परेशानी हो जाएगी। आप कई बार देखते होंगे कि जिस कॉन्सेप्ट को आप क्लैरिटी से नहीं समझते हैं, स्पष्टता से नहीं समझते हैं, आगे जाकर वही आपके लिए बहुत ही नुकसान का सौदा साबित होता है। यानी कि उसी की वजह से आपकी पढ़ाई में दिक्कत होने लगती है, आपके मार्क्स नहीं आते हैं या आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलती। तो अभी हम लोगों का पहला फेज़ है, यानी कि लर्निंग का। इसीलिए मेरी वीडियोज़ की लेंथ छोटी हो रही है और मैं एक बार में ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा। यानी कि मैं चाहता तो एक ही दिन में सेंटेंस के चारों हिस्सों को पढ़ा सकता था। 2-1 घंटे की वीडियो होती, लेकिन मुझे पता है कि फिर आपकी वो जो लर्निंग है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी, वो आप चीज़ों को सीख नहीं पाएँगे। तो जो पहला फेज़ है,
जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का फेज़ है, उसमें आपको बहुत ही स्लो वर्क करना होता है। चीज़ों को बड़े ध्यान से सीखना होता है, बड़ी धीरे-धीरे ये प्रोसेस डेवलप होता है। एक बार जब आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ गई, जब आप एक बार में किसी कॉन्सेप्ट को आप सीख गए, तो दूसरा फेज़ शुरू होता है। उस फेज़ को हम बोलते हैं प्रैक्टिस फॉर एक्यूरेसी। तब वहाँ पे आप क्वेश्चंस को लगाते हैं, है ना? किस लिए? कि आप एक्यूरेसी हैंडल कर लें, मतलब आपके काम में एक्यूरेसी आ जाए, यानी कि जो भी आप आंसर बनाएँ, वो सही आ जाए। ये भी थोड़ा-सा मतलब स्लो ही होगा, लेकिन उतना स्लो नहीं होगा जितना पहला फेज़ होगा, ठीक है? जब आपके आंसर में एक्यूरेसी आने लगती है, जैसे मान लीजिए कि आपने 100 क्वेश्चंस लगाए, तो आपको 80-90 क्वेश्चन सही होने लगे, तो आपका अब तीसरा फेज़ स्टार्ट हो। वो फेज़ स्टार्ट होगा, एक्यूरेसी को बनाए रखते हुए आपको स्पीड लाना है। पार्टिकुलरली मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ कि जहाँ कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मैं अब उसकी बात कर रहा हूँ। तो दूसरे फेज़ में क्या होता है, जो हमारी एकेडमिक्स होती है ना, वो यहीं तक आके रुक जाती है। एकेडमिक्स माने कॉलेज, स्कूल की पढ़ाई, तो यहीं तक आके रुक जाती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव में वो नहीं होता। कॉलेज में तो है कि आपको 30% आपने मार्क्स लाया, आप पास हो गए। ऐसा नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि आप 30% मार्क्स लाए और हो गया आपका काम। 60% मार्क्स लाए, आपका हो गया काम, ऐसा नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होता है कि आपको टॉप में से, जैसे मान लीजिए टॉप में से 5000 जॉब्स हैं, तो आपको टॉप में से 5000 लोगों में शामिल होना होता है। यानी आपको वहाँ पे स्पीड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये बात है कि जब आप एक्यूरेसी को हैंडल कर लें, जब आपके पास एक्यूरेसी आ गई, मतलब कि आप जब क्वेश्चन बना रहे हैं और सही होते जा रहा है, तब आपका दूसरा फेज़ स्टार्ट होता है। यूजुअली ये फेज़ कब स्टार्ट होता है? जब आप अप्लाई कर देते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब फॉर्म की एप्लीकेशन आप डाल देते हैं, तब ये फेज़ स्टार्ट होता है ना? और इस फेज़ में सबसे बड़ी बात है कि इसको जो है ना बहुत दिनों तक हम बना के नहीं रख सकते। मतलब ये रेडीमेड चीज़ है। जब भी एग्ज़ाम आपको देना होगा, उसके पहले आपको स्पीड बनाना होगा, है ना? फिर आप जब छोड़ दीजिएगा प्रैक्टिस, तो धीरे-धीरे स्पीड कम हो जाएगी। फिर जब एग्ज़ाम आएगा, फिर आपको स्पीड बनाना होगा, ठीक है? तो ऐसा चलते रहता है। तो उस फेज़ में आपको क्या करना होता है, आपको जो है ना टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी होती है। रिवीज़न करना और टाइम बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि आप जैसे मॉक वगैरह होते हैं, उनको लगाएँ जिसमें टाइमर होते हैं, टाइम चलते रहता है और आप अपना टेस्ट देते रहते हैं। तो ये 3 फेज़ में हमारी तैयारी होती है किसी भी एग्ज़ाम की। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उनमें इस चीज़ को यूज़ करना, चाहे आप एकेडमिक्स के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी का फेज़ यही है। पहला फ़ेज़ हमेशा स्लो होगा। अब मैं एक चीज़ आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए पहले फ़ेज़ में, इसका नाम मोहन है। मोहन भाई ने पहले फ़ेज़ को जल्दीबाज़ी से पूरा किया और जो 50 कॉन्सेप्ट इसको पढ़ने थे, उनमें से 20 या 15 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें इसकी क्लैरिटी नहीं है। अब ये जब फ़ेज़ 2 स्टार्ट करेगा, जब ये प्रैक्टिस स्टार्ट करेगा, तो इसको लगेगा कि हमारी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। फिर से वापस आएगा और इन 50 को सीखने की कोशिश करेगा। ऐसे में उसका समय खत्म हो जाता है, ठीक है? ऐसे में नहीं तो वो अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाता है और ना ही वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। इसीलिए मेरी सलाह रहेगी कि अगर जब भी आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बात कर रहे हैं, पहला फ़ेज़ स्टार्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को पहली बार सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो थोड़ा-सा स्लो होगा, स्लो लर्निंग होगी। आपको ऊबना नहीं कि मैं बहुत धीरे-धीरे सीख रहा हूँ, क्या होगा मेरा? ऐसा नहीं सोचना है ना? यही आपकी फाउंडेशन है, यही आपका बेस है। अगर आपने इसको एक बार के लिए क्लियर कर लिया, तो ज़िंदगी भर के लिए बातें क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैं बात करूँ कि जब भी हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं, ठीक है? तो हमें अपना नोट्स खुद के अपने हाथों से बनाना ज़रूरी होता है। हालाँकि मैं आपको बुक अवेलेबल करा रहा हूँ, है ना? और आगे की पढ़ाई बुक से ही होने वाली है। इसमें मेरी मदद हो जाएगी क्योंकि अब मुझे होमवर्क जो है ना बुक से ही दे देंगे। हमें एक्स्ट्रा होमवर्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? कुछ कॉन्सेप्ट होगा वो बुक में दिया होगा, मैं वहीं से आपको समझा दूँगा। लेकिन ये तो सहायता, एक तो हेल्प की बात हो गई कि चलिए एक हेल्प मिल गई हमें। लेकिन असली बात जो है वो नोट्स में है। जब आप अपने हाथ से नोट्स को लिखते हैं, मतलब हैंड रिटन जो आपका अपने ही हाथों से लिखा हुआ नोट्स होता है ना? फिर उसमें आपका एक इमोशन छुपा होता है।
आपको ये याद होता है कि इस पन्ने पर मैंने क्या लिखा था। तो ये मैंडेटरी है कि जब आप क्लासेस कर रहे हैं, तो आप साथ के साथ नोट्स बनाएँ। नोट्स बनाने में क्या होता है कि आपको अपनी बातों को लिखना होता है, अपनी भाषा में, जिस भाषा में आपने चीज़ों को समझी होती है उसे लिखना होता है, ताकि आप भविष्य में जाके उसका रिवीजन कर पाएँ। और रिवीजन ही वो तरीका है जिससे आप सफल होते हैं। ज़्यादा पढ़ने से नहीं, ज़्यादा रिवाइज़ करने से आप सफल होते हैं। ठीक है? तो चलिए उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी और आप समय से होमवर्क बना के भेज दें। ठीक है? फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। आप भी अपनी लाइफ़ एन्जॉय करें और ठीक है, मिलते हैं बाद में। थैंक यू।